हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम एक अच्छे शोधकर्ता के क्या क्या होने चाहिए गुण, इसके बारे में आज हम यहाँ पर क्या है देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यानी कि जो रिसर्चर बनना चाह रहे हैं हिस्ट्री में, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। यदि गुण नहीं है तो कोई भी क्या है पैदा होते ही तो सीख के नहीं आता, तो वो गुण क्या है अपने अंदर क्या है हमें बना लेने चाहिए। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या गुण होने चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि एक अच्छा विद्वान जो है शोधार्थी बनने के लिए एक व्यक्ति के में कुछ गुण होने चाहिए जो एक अच्छे इतिहासवेत्ता बनने के लिए आवश्यक है। ये तो हो गई कि कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि जो व्यक्ति में होनी चाहिए। ऐसा हम मानते हैं कि रिसर्चर बनने से पहले हमारे अंदर क्या है ये सारी खूबियां होती हैं। तो जब हम बीए में हिस्ट्री सब्जेक्ट लेते हैं 3 साल उसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम एमए करते हैं, एमए में भी हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो गुण क्या हो जाते हैं आ जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से गुण होने चाहिए। सबसे पहला है मानसिक अभिव्यक्ति। तो मानसिक अभिव्यक्ति क्या चीज है? एक दूसरे व्यक्ति को तुलना में एक शोधार्थी शोध कार्य को निपुणता से कर सकता है, लेकिन ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो शोध कार्य कर रहा है को अच्छा शोधार्थी नहीं कहा जा सकता। मान लीजिए यहाँ पर एमए के बाद क्या है 10 व्यक्ति हैं, 10 में जो टोटल हैं ज्यादा से ज्यादा क्या है 3 ऐसे व्यक्ति मतलब जो स्टूडेंट होंगे जिनका जो रुचि है और जिनका जो मानसिकता है वो अभिव्यक्ति करने के लिए क्या होगा उपयुक्त होगा, और बाकी के जो हैं उनमें ये योग्यता कम देखने को मिलेगी, या फिर किसी में 2-3 ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी मानसिक अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या है फिर टीचर अपॉइंट किए गए हैं, जो गाइड होते हैं वो उनको एक दिशा प्रदान करते हैं। लेकिन हमारे अंदर क्या है मानसिक अभिव्यक्ति का गुण होना ही चाहिए। इतिहास को नहीं पढ़ा है जिसने कभी इतिहास नहीं पढ़ा है वो मानसिक अभिव्यक्ति क्या है डेवलप नहीं कर सकता, एक अच्छा शोधार्थी नहीं हो सकता, मतलब रिसर्चर नहीं बन सकता। लेकिन एक अच्छा शोधार्थी अपने व्याख्या करने की शक्ति और समझ के आधार पर एक अच्छा क्या है गुड रिसर्चर हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जिनके क्या है सब्जेक्ट कुछ और थे, लेकिन उन्होंने आगे जाके क्या किया रिसर्चर किया। तो जिनके पास ये गुण नहीं है वो ये ना सोचे कि हम क्या है रिसर्च नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ विद्वान है जैसे हीगल है, हीगल एक दार्शनिक थे लेकिन उन्होंने क्या है इतिहास की व्याख्या की है। काम्टे जो है वो एक गणितज्ञ थे लेकिन उन्होंने भी क्या है इतिहास की बहुत अच्छी क्या है व्याख्या की है। इसके अलावा हमारे डीडी कोशाम्बी भी क्या होते हैं इतिहास के स्टूडेंट नहीं होते, लेकिन बाद में क्या है वो रिसर्च करते हैं हिस्ट्री में। क्रोचे ये सारे के सारे क्या हैं विद्वान इतिहासविद नहीं थे, फिर भी इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ जो हैं ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में आते हैं और इतिहासकार उनका आदर से नाम लेते हैं। सारांश रूप में कहा जाए कि एक मानसिक अभिव्यक्ति शैक्षणिक योग्यता को तुलना में एक अच्छा शोधार्थी बनाने में अधिक महत्व रखती है। तो क्या है मानसिक अभिदृष्टि है। तो मानसिक अभिदृष्टि क्या है सारे स्टूडेंट में क्या होनी चाहिए होनी ही चाहिए जो रिसर्च कर रहा है। जिनके पास नहीं है तो वो धीरे धीरे इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं हिस्ट्री, तो एक कंसेप्ट क्या है डेवलप कर लेते हैं, उसी के अनुसार क्या है हमारा माइंड भी चलने लग जाता है। अब हम अगले विशेषता की तरफ देखते हैं। तो विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति क्या है एक गुण है जो एक रिसर्चर में होना चाहिए। एक योग्य और सच्चे शोधार्थी का दूसरा गुण होना चाहिए कि उसे विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति रखनी चाहिए ताकि वह आलोचनात्मक दृष्टिकोण के साथ साथ संकलन तथ्यों का अवलोकन तथा व्याख्या कर सके। शोधार्थी को जो कुछ भी दूसरे इतिहासकारों ने उपलब्ध सामग्री पर लिखा है या उनके द्वारा वर्णित
वर्णित है का सामान्य ढंग से अनुसरण नहीं करना चाहिए। उसे मतलब जो चीज़ें लिख या जो चीज़ उन्होंने रिसर्च में उपयुक्त की है, मान लीजिए एक टॉपिक है, उसके रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं, तो उनको क्या करेगा, उसको विश्लेषणात्मक तरीके से देखने का क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो फैक्ट है ज्यों करते हो उसको ही उसने वैसा का जैसा ही क्या है लिख दिया। तो इस तरह से रिसर्च में काम नहीं होने वाला है। एक विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति की क्या होनी चाहिए, हमारे अंदर एक आदत सी होनी चाहिए, और विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति के साथ प्रत्येक पहलू का हमें क्या कर देना चाहिए, ये जो हमने फैक्ट सर्च किए हैं उसका प्रत्येक परीक्षण हमें करना चाहिए कि वो फैक्ट जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है या नहीं है, वो उसकी व्याख्या सही कर रहा है या नहीं है, उस सब की क्या है परीक्षण हमें करने की योग्यता होनी चाहिए। और ऐतिहासिक घटनाओं की क्या करनी चाहिए, खोज निकालने का प्रयास करना चाहिए। उसे तीक्ष्ण बुद्धि का होना चाहिए, मतलब बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का, मतलब बहुत ही चालाक होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। यदि उसमें गुण नहीं है तो वो एक अच्छा क्या है विद्वान नहीं बन सकता और सिद्ध नहीं कर सकता। जो भी उन्होंने क्या किया है रिसर्च में, अपना क्या टॉपिक लिया है उसको वो अच्छे तरह से क्या नहीं कर पाएगा, विश्लेषण नहीं कर पाया। तो ये भी गुण होना चाहिए। आगे है हमारा व्याख्या करने की योग्यता। अब विश्लेषण तो कर लिया है, अगर वो व्याख्या नहीं करेगा अपने ही काम को तो सामने वाला उसको कैसे समझेगा। तो व्याख्या करने की योग्यता भी होना चाहिए। निस्संदेह आंकड़ों का संकलन शोध एक अति महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन वह स्वयं को प्रमाणित नहीं करेगा। वह केवल शोधार्थी की योग्यता एवं क्षमता पर निर्भर करता है कि वो कैसे उपलब्ध सामग्री और जो संकलन दत्त संकलन को व्याख्यात करता है। दत्तों का कई तरीकों से व्याख्यात किया जा सकता है। एक अच्छा शोधार्थी अपने दृष्टिकोण से उस भरोसे दिलाने वाले ढंग से तथ्य को व्याख्यात करता है। उसके दृष्टिकोण को बिना किसी झिझक, मतलब झिझक नहीं होना चाहिए। उसने जो काम किया है वो पूर्णतया से उसने बहुत ईमानदारी से किया है, और जो भी उसका विश्लेषण है उसको बिल्कुल ईमानदारी से क्या है व्याख्या करने का हुनर होना चाहिए, झिझक नहीं होना चाहिए। दूसरे विद्वानों तथा पाठक ग्रहण कर लें। वस्तुतः एक योग शोध रिसर्चर को अपने पाठकों को भरोसा दिलाने की क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए कि उसने जो रिसर्च किया है वो पूर्णतः सही है, और ये बताने की क्षमता होनी चाहिए। तो व्याख्या करने की योग्यता क्या है एक रिसर्चर में होनी ही चाहिए। अब है श्रम के लिए क्षमता। अब ऐसा नहीं कि उसने मान लीजिए फैक्ट, आलसपन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। एक शोधार्थी में आलसपन क्या है, बहुत ही बुरा गुण है। आलस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अपने काम को लेकर बिल्कुल कर्मनिष्ठ होना चाहिए। शोध कार्य आसान कार्य नहीं होता है, इसको करने के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या है श्रम करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना कि जब हम गाइड के पास जाते हैं तो क्या हो जाती है, हमारी चप्पलें घिस जाती हैं। तो वो चप्पल घिसने का मतलब वही है, यहाँ पर क्या है श्रम के लिए क्षमता, मतलब हमें बार बार गाइड के पास जाना पड़ता है। फिर गाइड कहेगा कि क्या है हमारे पास टाइम नहीं है। तो यहाँ पर धैर्य वाली चीज भी होती है कि वो बहुत बार क्या है अपने गाइड के पास उसका गुस्सा सहन करके फिर क्या है एक शोध कार्य करता है। तो सारी चीजें क्या है इम्पोर्टेंट होती है उस समय। तो श्रम भी क्या है बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ एक फैक्टर ढूंढ लिया, अब उसके अंदर क्या है आलस भर गया तो वो क्या है और टॉपिक के बारे में नहीं लेखन करेगा। तो ऐसा नहीं है, उसको जो टाइम मिला है 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, उसके अंतर्गत ही उसको अपना काम क्या है करने की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए।
अगर जो मेहनत नहीं करेगा, पता चला कि जो गाइड है वही क्या है, आपको मैटर दे रहा है कि चलिए स्टूडेंट आप ये क्या है उसमें डाल लीजिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रिसर्चर है उसको क्या है स्वयं मेहनत करनी चाहिए। अब आज के टाइम में तो बहुत सारे क्या करते हैं कि एक दूसरे व्यक्ति को क्या कर देते हैं, पैसे देकर अपना जो रिसर्च वर्क है वो लिखवा लेते हैं, तो ये क्या है बिल्कुल गलत रिसर्च हो जाएगी। हमें स्वयं जब हमने रिसर्च में अपना एडमिशन लिया है, पीएचडी करने का इरादा बना लिया है, तो हमें श्रम करने से नहीं बचना चाहिए। तो वही है, श्रम के लिए क्या है क्षमता होनी चाहिए। शोधार्थी को श्रम को बर्दाश्त करते हुए आंकड़ों का संकलन करना और शोध सामग्री का अवलोकन करने का प्रलय करना चाहिए। अपने शोध कार्य को पूर्ण करने हेतु सार्वजनिक तथा निजी भवनों में अपना शोध सामग्री की सत्यता का पता लगाना चाहिए। आगे है अब विषय ज्ञान। अब विषय ज्ञान मतलब कि हमने हिस्ट्री को पढ़ा है, हम उसको क्या करते हैं बार बार पढ़ते हैं, क्योंकि एक हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। हम फैक्ट क्या एक बार पढ़ते हैं, फिर दूसरी बार 2-3 महीने बाद उन्हीं फैक्ट को क्या है भूल जाते हैं, तो क्या है वो फैक्ट क्या है हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। तो हमें क्या है विषय ज्ञान करते रहना चाहिए, यानी कि विषय ज्ञान क्या है बहुत अच्छे से होना चाहिए, तभी हमारा जो टॉपिक है ना वो निकल के सामने आता है। अब कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि मैम हमें टॉपिक बता दीजिए, मतलब उनको सीधा सीधा सिर्फ टॉपिक से ही मतलब है, खुद नहीं ढूंढेंगे, सीधा कह देते हैं कि हमें सजेस्ट कर दीजिए। तो टॉपिक किसी को बता देना आसान काम नहीं है, कि आपको खुद इंटरेस्ट बताना चाहिए कि हमें एंशियंट में है, एंशियंट में कौन सा सामाजिक पहलू, आर्थिक पहलू, राजनीतिक पहलू, या फिर हमारा कल्चर में है, स्थापत्य में है, संगीत में है, बहुत सारी जो है एक काल में बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम रिसर्च कर सकते हैं। तो वही विषय ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये आवश्यक है कि शोधार्थी को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उनका दत्त संकलन करना आवश्यक है, जो एक कठिन कार्य है। उसे दत्त संकलन में उचित भिन्नता बनानी चाहिए। उपयोग की जाने वाली अनुपयोगी सामग्री में अंतर करना चाहिए। यदि वह भिन्नता करने के योग्य नहीं है तो वह महत्वपूर्ण पहलू का त्याग कर सकता है और द्वितीयक स्रोतों के अध्ययन पर की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। अतः एक शोधार्थी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि कैसे वह अपने फैक्ट को समझें और उसको कलेक्ट करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो हमें पूरा विषय ज्ञान ही नहीं है, तो फिर हम सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी कि हमारा जो टॉपिक है वो किस चीज से हमारा इंटरेस्ट किस में है, फिर हमें कौन सा टॉपिक मिल रहा है, टॉपिक तो मिल गया, क्या उससे रिलेटेड क्या कोई सोर्स है, वो सारी चीजें क्या है रिसर्च हमारा स्टार्ट होने से पहले ये सारी चीजें क्या है हमें खोजनी पड़ती हैं। तो विषय का ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी हम एक अच्छा रिसर्चर बन सकते हैं। अब निष्पक्ष दृष्टिकोण मतलब जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमारा निष्पक्ष मतलब किसी भेदभाव, मान लीजिए हम हिंदू धर्म है से रिलेटेड हैं, तो जब हम मिडाइवल हिस्ट्री लिखते हैं तो हमें उसमें किसी प्रकार का भी पक्षपात नहीं रखना चाहिए। हमें एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से क्या है अपना जो रिसर्च का काम है उसको करना बहुत ही जरूरी है। तो निष्पक्ष दृष्टिकोण रखना चाहिए, चाहे वो धर्म हो, किसी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड हो, या फिर कुछ भी हो, तो निष्पक्ष अभिव्यक्ति रखनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की चेतना उसकी अभिव्यक्ति जानकारी के आधार पर होती है। शोध में वास्तविक अभिव्यक्ति रखना एक बड़ा कठिन कार्य है। प्रत्येक इतिहासविद का प्रत्येक ऐतिहासिक घटना के बारे में अपना दृष्टिकोण होता है। तो यहाँ पर निष्पक्ष मतलब मान लीजिए एक कोई घटना है, इतिहास की बहुत बड़ी घटना है, तो एक घटना के बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत से परिणाम हो सकते हैं, और जितने भी इतिहासकार हैं सबके क्या है अपने अपने क्या है अभिव्यक्ति रखते हैं।
उनका दृष्टिकोण क्या है, सबका अलग-अलग है और उससे क्या है, छुटकारा पाना भी आसान नहीं आता। बेहतरीन प्रयासों के बावजूद भी क्या है, दृष्टिकोण इधर-उधर क्या हो जाता है, प्रतिबंधित हो जाता है। तो हमें बहुत ही निष्पक्ष भाव का जो है वो रखना चाहिए, तभी हमारा जो ओरिजिनल रिसर्च है तभी हो पाएगा। आगे देखते हैं, इससे योग्य शोधार्थी को अपने दृष्टिकोण और पहुंच में क्या है, निष्पक्ष होना चाहिए। उसे प्रत्येक घटना का इतिहास वैसे ही वर्णित करना चाहिए जैसे कि वो घटित हुआ है। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस, एक नल हाइपोथेसिस होती है, एक हाइपोथेसिस जो हम बनाते हैं, और नल हाइपोथेसिस जो अपने आप बन जाती है। जो पेपर फर्स्ट का अगर हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है तो हमारा जो ये वाला जो गुण है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर है कि उसे लिखते समय क्या है, रंगीन चश्मा नहीं पहनना चाहिए। मतलब जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें क्या है, किसी के चश्मे से नहीं देखना है, बल्कि हमें अपनी आंखों से ही उस घटना के बारे में सोचना है, समझना है, और क्या है, जो फैक्ट बता रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपनी अपनी जो व्याख्या है वो करनी है। तो हमारा जो निष्पक्ष या पक्षपातपूर्ण भाव है, पक्षपातपूर्ण भाव है, वो यहाँ पर खत्म होकर फिर क्या हो जाएगा, निष्पक्ष अभिव्यक्ति हो जाएगी। अब आगे है गुणात्मक कार्य। गुणात्मक कार्य क्या है, एक योग्य शोधार्थी की पूर्ण रूप से पहुंच अपने विषय में होनी चाहिए, नवीन और विश्वसनीय होने के साथ साथ तर्क संगत भी होनी चाहिए। उसे उसकी मात्रा की बजाय उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। उसे याद रखना चाहिए समय कितना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि कार्य की गुणवत्ता नहीं है। मान लीजिए उसके पास 3 साल का समय है, तो उसने बहुत जल्दी स्पीडली क्या कर लिया, सब कुछ चीजें लिख ली, फैक्ट ढूंढ लिया, विश्लेषण कर दिया, और मतलब बहुत जल्दबाजी में कार्य किया है। तो उसकी जल्दबाजी में क्या हो गया, उसकी जो रिसर्च में क्या है, गुणात्मकता नहीं आती। उससे क्या है, एक बहुत कट कॉपी पेस्ट जैसा क्या हो जाएगा, उसका काम हो जाएगा। तो गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए हमने बहुत मेहनत की 3 साल तक, लेकिन अभी हमारे 3 साल तक हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमने फैक्ट ही, मतलब जो हमारा डेटा है हमने सिर्फ वही कलेक्ट किया है। तो हमें फिर क्या है, 2 साल का या 1 साल का हमें समय लेकर हमें क्या है, अच्छी गुणवत्ता के साथ क्या काम करना चाहिए। आगे, यदि वह अपनी जिंदगी में अपनी कृति का केवल एक जिल ही तैयार करता है तो उसका कार्य लोगों को और उसकी बुद्धि अथवा शोधार्थी प्रमाणित ग्रंथ और स्थापित तथ्यों पर आधारित घटनाओं को प्रदान करने के लिए समय समय की चिंता नहीं करता। इतिहास में संसार के सभी भागों में प्रसिद्धि अर्जित की वे वो हैं जिन्होंने वास्तव में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्यों को दर्शाया है। आगे अब हम बात करेंगे एक और गुण की, तो संतुलित अभिवृत्ति। अब यहाँ पर संतुलित क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या है, हम बहुत ज्यादा अभिव्यक्ति कर देते हैं, बहुत ज्यादा अभिव्यक्ति कर देते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए वो भी हम क्या है, कर देते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा क्या है, अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए। तो संतुलित करनी चाहिए, मतलब जितनी आवश्यकता हो सिर्फ उतनी ही बैलेंस बनाकर अभिव्यक्ति करनी चाहिए। एक योग शोधार्थी को प्रत्येक घटना के प्रति व्यवस्थित मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एक फैक्ट के बारे में क्या है, बहुत ज्यादा उसकी गणना कर दी, बहुत सारी व्याख्या कर दी, ऐसा नहीं। सभी फैक्टों को इम्पोर्टेंट देते हुए ही हमें क्या है, संतुलित अभिव्यक्ति करनी है। वास्तविक दृष्टिकोण से अंतराल संबंध रखता है। एक योग शोधार्थी को विचारों और विषयों का विवरण देने की आवश्यकता है। वे घटनाएं वास्तविक से घटित हुई हैं, उसे अपने दृष्टिकोण में ना तो आशावादी और ना ही निराशावादी होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार उसे किसी स्थापत्य तथ्यों की भर्त्सना नहीं करनी चाहिए और ना ही प्रत्येक घटना का अधिक प्रशंसा करनी चाहिए। मतलब प्रशंसा बहुत ज्यादा नहीं और बहुत ज्यादा आलोचना नहीं। उसे प्रत्येक घटना का अनुमान और वास्तविकता से अधिक नहीं आंकना चाहिए। एक संतुलित अभिव्यक्ति एक इतिहासकार को एक सफल रिसर्चर क्या है, बनाती है। तथ्यों का गलत प्रदर्शन और अच्छे तथा योग्य शोधार्थी के गुणों से उसे अलग
करता है। तो हमें किसी भी, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हमें सुंदरता बहुत सुंदर लगी, लेकिन उसकी जो बनावट है या फिर वो गड़बड़ है, तो हम क्या है सिर्फ उसकी सुंदरता के बारे में बताते जा रहे हैं, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, ये संतुलित अभिव्यक्ति नहीं होगी हमारी। आगे देखते हैं, सामग्री का संग्रहण। सामग्री का संग्रहण जो है संकलन एक शोधार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण गुण है। प्राथमिक और द्वितीय दोनों स्रोत होते हैं, जिसको हमें क्या है एकत्र करना पड़ता है और फिर उसी के आधार पर घटनाओं को लिखना पड़ता है। स्रोत सामग्री की सत्यता की परख निजी और सार्वजनिक विभागों को खोजा जाना चाहिए। मतलब जैसे कि एक गजेटियर में क्या पब्लिश हुआ था उस समय, अगर मॉडर्न हिस्ट्री में अगर कर रहे हैं तो गजेटियर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो हमने फैक्ट प्राप्त किए हैं, खोजे हैं, उसको हम क्या करेंगे, उसका हम सोर्स भी खोजेंगे कि ये सोर्स और कहाँ कहाँ हमें मिल रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष ने उन सोर्सों को लिया है, ये सारी चीजें क्या है, सामग्री का संग्रह है। लेकिन एक बुद्धिमान शोधार्थी को हालात को समझते हुए चतुराई से काम करना चाहिए। मतलब शोधार्थी को बहुत ही चतुराई से काम करना चाहिए, स्रोत को अपने अधिकार में कर लेना चाहिए। आगे है शोध योजना का लचीलापन। शोध योजना का लचीलापन क्या है? अब एक शोधार्थी भली भांति जानता है कि उसका कार्य आसान नहीं है। अपने अध्ययन के दौरान उसको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं से उसे क्या नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। कभी कुछ ना मालूम होने के कारणों के कारण अचानक शोधार्थी के कार्यों में विघ्न आता है और उसका एक निश्चित समय पूरी तरह से प्रभावित होता है। मतलब यहाँ पर क्या है, शोध योजना क्या होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक, मतलब शोध करना मतलब एक किस्म से दिमाग को पूरी तरह से क्या है, पूरा हिल जाता है। हमसे बात भी, अगर हम नॉर्मल अपने फैमिली में भी बात करते हैं तो हम जो शोध करते हैं ना, सिर्फ हम उन्हीं के बारे में बातें करते रहते हैं। बाकी क्या हो रहा है इन सब के बारे में हम बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा सारा का ध्यान कहाँ रहता है, उसी शोध में रहता है। हम आधे क्या हो जाते हैं, पूरे आधे क्यों, हम तो पूरे ही उसी में क्या है डूब जाते हैं। तो क्या है, इतना भी नहीं डूबना है कि हम क्या है उसमें बिल्कुल खो जाएं। तो कुछ लचीलापन होना चाहिए। इससे ज्यादा समय समय पर आर्थिक समस्याएं हो जाती हैं और शोध सामग्री की पहुंच भी शोधार्थी को विचलित कर देती है। कभी कभी हम बहुत ही सोचने लग जाते हैं कि अभी हमारा क्या है 2 साल हो चुके हैं और अभी हमारी क्या है डेटा कलेक्शन नहीं हुआ है, तो हम बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हमने जो शोध योजना बनाई है उसमें क्या है, लचीलापन होना चाहिए, ताकि हम क्या है समय के अनुसार उसमें थोड़ा लचीलापन करके हम अपने आप को जो विचलित हो जाते हैं उसको ना हम उस कगार तक पहुंच सकें। अतः एक योग शोधार्थी का उन कोलाहलों से साहसपूर्ण सामना करने की आवश्यकता होती है। वस्तुतः उसे अपने कार्यों की योजना को इस तरह तैयार करना चाहिए कि कोई समस्या आने पर वो है उसे बदल सके। अतः उसकी योजना में क्या होना चाहिए, लचीलापन हमें रखना चाहिए। आगे हम बात करेंगे शोध के उपकरण। अब शोध के उपकरण क्या है, तो शोध के उपकरण में देखते हैं। तो यहाँ पर शोध के उपकरण में हमारा हो जाएगा कि आजकल जो है शोध के उपकरण कुछ तकनीक उपकरण तथा तकनीक ज्ञान प्रकाश में आ चुके हैं। इससे न केवल एक योग शोधार्थी के कार्य को अधिक आसान बनाया, बल्कि सुविधाजनक तरीकों से दंत संकलनों को संश्लेषण करने का समर्थ बनाया। आधुनिक तकनीकों से आंकड़ों को ढेर सारे सही ढंग से संश्लेषित किया जा सकता है। तो शोध उपकरण वही है, मान लीजिए हमने बहुत सारा डेटा क्या है कलेक्ट कर लिया, बहुत ज्यादा हो गया, अब इसको एक चार्ट के अकॉर्डिंग हम दिखा सकते हैं, उसको एक ग्राफ के तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये ग्राफ बनाने के तरीके जो हैं वो सारे के सारे क्या शोध उपकरण के तहत ही आते हैं। तो इसका इस्तेमाल किसका, इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है, कंप्यूटर का होता है। तो कंप्यूटर हमारी क्या है, ये जो डाटा कलेक्शन है उसके बाद ग्राफ राफ ये सारी चीजें बनाने में क्या हो जाती हैं, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती हैं। यह आंकड़ों को संश्लेषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और समस्त तालिका निर्माण करने में उसे उपयोग में भी लाता है। और
और कैसे उपयोग कर सकते हैं कंप्यूटर का? तो मान लीजिए हमने कोई मतलब कट कॉपी पेस्ट नहीं हमारा कार ओरिजिनल है, तो उसके लिए भी क्या है कंप्यूटर हमें बता देता है कि हमारी जो है हमारा कट कॉपी पेस्ट नहीं हमारा ओरिजिनल है, तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर का भी इस्तेमाल करते हैं। एक सफल शोधार्थी को इन उपकरणों तकनीकों जानने के योग होना चाहिए। इन तकनीक को ना जानने की स्थिति में हम अपने कार्य को सही और प्रभावी और पूर्ण ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो क्या है एक कंप्यूटर में टाइपिंग भी मान लीजिए हम क्या है हिंदी लैंग्वेज मतलब हिंदी हमारी जो है लिखने की हमने भाषा जो है वो हिंदी को रखा है, तो हमें हिंदी में टाइपिंग कम से कम इतनी तो आनी चाहिए हम कि अगर इसमें उपकरण में कोई दोष है तो हम उसको सही कर सकें, तो इतनी थोड़ी बहुत तो हमें सीख लेना ही चाहिए। तो ये भी क्या है शोध के उपकरणों में ही आता है, तो इससे हम अपना करेक्शन कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बल्कि कुछ-कुछ लोगों को तो जैसे मान लीजिए हमें एक फैक्ट मिला है, तो इस फैक्ट को हमें इस लाइन में ऐड करना है। तो इस लाइन में हम ऐड करने के लिए पेपर कॉपी नहीं लेंगे, सीधे हम लैपटॉप खोलेंगे और उसमें क्या है इस लाइन को हम इस लाइन में उस फैक्ट को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो गया एक शोध का ही उपकरण है। कौन है? कंप्यूटर, जिसके माध्यम से हम अपनी शोध को क्या है बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। इस तकनीक में ना जाने कितनी ना जानने की स्थिति में वो अपने कार्य को सही और प्रभावी ढंग से पूर्ण नहीं कर पाता है। एक कंप्यूटर के प्रयोग में लाने में एक शोधार्थी अपने समय को भी बचा सकता है। मान लीजिए आप किसी और से टाइपिंग करवा रहे हैं, तो टाइपिंग करवाने के लिए पहले आप पेपर पे लिखेंगे, फिर उस पेपर को आप उस व्यक्ति को देंगे, फिर वो व्यक्ति टाइप करेगा, फिर वो आपको देगा, तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है। इसलिए बेटर है कि आपको अगर कंप्यूटर नहीं आता तो पहले कंप्यूटर की टाइपिंग, सेटिंग सारी चीज़ें क्या है आप सीख लें। तो जब हम एमए करते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या है हमें सीख लेनी चाहिए, तभी हमें क्या है शोध के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं समालोचना का सामना करने हेतु सहज बुद्धि होनी चाहिए। समालोचना एक योग शोधार्थी का एक आवश्यक गुण सहज बुद्धि है। इसके बिना वह अपना कार्य प्रभावी ढंग से पूर्ण नहीं कर सकता। इसमें मस्तिष्क की तीक्ष्णता और तर्क शक्ति भी सम्मिलित है। यदि एक शोधार्थी विलक्षण बुद्धि रखता है तो वो कई जटिल समस्याओं को सुलझाने में समर्थ होता है। एक योग शोधार्थी को आलोचना या समीक्षा का सामना करने का साहस होना चाहिए। उसे जानना चाहिए कि लोग कार्य की आलोचना या समीक्षा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आलोचना और समीक्षा का क्या अर्थ है? मान लीजिए आप एक शोधार्थी हैं यानी आप एक रिसर्चर हैं, तो ये नहीं कि आपका जो काम है वो परफेक्ट है। अब उसकी आलोचना और समीक्षा कैसे होगी? जब आपकी आरएसी होगी। आरएसी होगी, उसमें आपकी आलोचना भी की जाएगी, समीक्षा भी की जाएगी। तो उसमें जो भी आपको सजेशन मिलेंगे वो सब आपको नोट करते हुए अपने शोध को क्या करना है अच्छा बनाना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपकी आलोचना कर दी तो आप क्या है बहुत गुस्से में हो गए, तो वो भी आपका एक गुण है कि बहुत ही सहज बुद्धि और साहस से हमें क्या है काम करना है। किसी भी आलोचना क्यों की जाती है? ताकि हम उस कार्य को अच्छे ढंग से क्या है सुधार कर सकें, इसलिए हमारी आलोचना होती है। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत बुरा काम किया, हमें उस समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आलोचना होती है तो हमें अपनी रिसर्च में क्या करनी चाहिए उस आलोचना को ध्यान में रखते हुए और अच्छे फैक्ट को उसमें ऐड करके हमें शोध को अच्छा बनाने का प्रयास करने का साहस होना चाहिए। अगर कोई बिंदु आलोचना के लिए ना हो तो भी एक योग शोधार्थी को समीक्षा के खातिर दूसरे के कार्यों की क्या कर देनी चाहिए समीक्षा करनी चाहिए। सारी आलोचनाओं के बावजूद एक योग शोधार्थी को अपने कार्य को बंद नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग एक बार क्या है कि एक बार हमने क्या है अपनी थीसिस बना ली, ठीक है, फिर वो जाती है रिव्यू के लिए। रिव्यू में क्या है कुछ अब जो चेक करते हैं 3-4 लोग, तो वो क्या है अपने सजेशन लिखते हैं, तो उसमें बहुत सारी आलोचना भी आ जाती है। तो आलोचना आने पर हमें क्या है कई लोग 1 साल के बाद क्या है रिसर्च छोड़ देते हैं,
छोड़ देते हैं कि क्या है, ये क्या है, रिव्यू जो है बार-बार आएँगे, हमें इसको बार-बार करना पड़ेगा, तो कई लोग यहीं पर ही छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उस कार्य को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन जो रिव्यू हैं उन्हीं को समझते हुए हमें रिसर्च में उन चीज़ों को डालते हुए क्या है, अपना काम करना चाहिए। इससे समालोचना की अनुपस्थिति में गलतियों में सुधार नहीं होगा और अधिक आलोचना होने पर कभी-कभी शोधार्थी क्या हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। एक योग शोधार्थी को साहसपूर्ण सभी हमलों का सामना करना चाहिए। हमला इसलिए क्योंकि बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, बहुत आलोचनाएँ मिल जाती हैं, कभी-कभी हमें अपनी रिसर्च से रिलेटेड, तो हमें कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा क्या है, पॉजिटिव रहना चाहिए, अंदर से भी और बाहर से भी, चाहे जितने भी हमारी आलोचना हो। इन समीक्षाओं की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो हमारे पास बहुत ही साहस और बुद्धि, सहज बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है शोध विधि का ज्ञान। तो यूजीसी नेट में भी क्या है, पहला पेपर क्या है, शोध विधि से संबंधित होता है। तो ये उसमें कौन-कौन से शोध विधि का उपयोग करते हुए हमें क्या है, शोध कार्य करना चाहिए। तो वो सभी चीज़ें क्या है, उन सब की नॉलेज हमें होनी चाहिए, तभी हम क्या है, रिसर्च कर पाते हैं। आजकल एक शोधार्थी को ना केवल आंकड़ों, तथ्यों का संग्रह करने की आवश्यकता होती है, ना घटनाओं के कालानुक्रम विवरण को अपने कार्य में बांधना। इसके अतिरिक्त उनका अध्ययन केवल बादशाहों और समाज के दूसरे कालीन वर्गों से संबंधित ही नहीं, बल्कि उसमें अध्ययन का क्षेत्र अत्यधिक विस्तारित है। उसे सही निष्कर्षों के साथ घटनाओं और क्रियाकलापों का तर्कसंगत मूल्यांकन, निरीक्षण तथा संश्लेषण करना होता है। अतः शोध विधि के ज्ञान की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, एक योग शोधार्थी के लिए अति आवश्यक होता है। एक योग शोधार्थी के लिए मानचित्र बनाने की भी जानकारी होती है। कई लोग तो क्या है, मानचित्र भी नहीं बना बना पाते हैं। तो हमें क्या है, जब हम हिस्ट्री में रिसर्च करते हैं तो जानकारी क्या होनी चाहिए, हमें मानचित्र बनाने के भी होने चाहिए, रूपरेखा का ज्ञान होना चाहिए, ग्रंथ सूची का भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि ग्रंथ सूची में किस प्रकार क्या है, बुक का जो राइटर है उसका सरनेम पहले आएगा, फिर कॉमा लगेगा, फिर कौन-सा बुक का नाम है, फिर इन्वर्टेड कॉमा, ये सारी की सारी क्या है, नॉलेज हमें पहले से होनी चाहिए। बिब्लियोग्राफी किस प्रकार से लिखनी है, ये सारी की सारी क्या है, हमारी शोध विधियों का ही ज्ञान है। इसके लिए विभिन्न विधियों जैसे आंकड़ों का संकलन, पुस्तकालय का उपयोग, प्रश्नावली तैयार करना, साक्षात्कार विधि, सर्वेक्षण विधि आदि का आश्रय लेना पड़ता है। इसमें शोध कार्य की गुणवत्ता को भी सम्मिलित किया जाएगा। शोध विधि समय और ऊर्जा बचाती है और गुणों को निश्चित करती है। एक शोधार्थी को शोध विधि के जाने बिना अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ में बर्बाद करनी पड़ती है। तो पहले तो क्या है, पहले एमफिल होता था। एमफिल में क्या हो जाता था, एक खाका बन जाता था पहले से ही रिसर्च का। तो जो चीज़ें हमें एमए में समझ में नहीं आती थी, वो हम एमफिल में क्या है, समझ लेते थे। तो और फिर एमफिल के बाद जब हम पीएचडी करते थे, तो क्या है, जो रिसर्च है हमारा वो बहुत ही सही दिशा में कार्य करता था। तो ये थी कुछ शोध विधि का ज्ञान। तो अभी तो क्या है, एमफिल हट गया है, तो जो एमफिल का सिलेबस है वो मेरे हिसाब से क्या है, एमए के उसमें क्या है, जुड़ चुका होगा शायद। ठीक है, तो एमए में आपको रिसर्च के बारे में बहुत कुछ समझा देते हैं कि इस प्रकार से रिसर्च करनी चाहिए, शोध विधि इस प्रकार की होती हैं, इस प्रकार से मानचित्र बनते हैं। तो वो सारी एक पहले से ही हमें सारी चीज़ें सीख कर ही तब हमें क्या है, रिसर्च की तरफ बढ़ना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।